Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा कल हमने अपनी जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो बुक चल रही थी, उसमें चैप्टर पढ़ रहे थे हम ऑन इक्वालिटी यानी कि समानता। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है, जिसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने क्वेश्चंस किए थे। तो बेटा उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, In a democracy, why is universal adult franchise important? कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पॉर्टेंट क्यों है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट ऑल द एडल्ट हु आर 18 years of age and above। कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है ऑल द एडल्ट्स, जितने भी एडल्ट्स हैं, जितने भी वयस्क हैं, who are 18 years of age, जिनकी एज 18 ईयर हो एंड अबव या फिर उससे ऊपर हो, have the right to vote, उन्हें वोट का अधिकार है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डेफिनेशन में। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, कास्ट जाति कुछ भी हो, कलर चाहे उनका कलर मतलब वो गोरे हैं या काले हैं, रेस वो चाहे किसी भी नस्ल के हों, इकोनॉमिक एंड द एजुकेशनल कंडीशन, इकोनॉमिक मतलब वो पुअर हैं या फिर रिच हैं, या फिर वो उनका एजुकेशनल कंडीशन कुछ भी हो, मतलब वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। इन सब ये सब कुछ मायने नहीं रखता, मतलब जो भी भारत का नागरिक है और जिसकी एज जो है 18 एंड 18 ईयर अबव है, उन्हें वोट का अधिकार होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, वो इक्वालिटी पर आधारित है, मतलब समानता पर आधारित है। एंड इन अ डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र में, एवरी सिटीजन इज इक्वल, हर एक व्यक्ति इक्वल होता है, इसीलिए डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वॉज द सिविल राइट एक्ट पास? कि कौन से ईयर में सिविल राइट एक्ट पास हुआ, मतलब नागरिक अधिकार जो आंदोलन था वो कौन, नागरिक अधिकार अधिनियम किस साल पास हुआ? 1964 में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी? एक लोकतंत्र के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? द की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र के जो मुख्य तत्व हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के, एक लोकतांत्रिक सरकार के, आर पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन यानी कि लोगों की भागीदारी एंड द रिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ों का सुलझाना, बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता जो कि समानता पर आधारित हो और न्याय पर आधारित हो। मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन, लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? जैसे कि हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि लोग ना रैली निकालते हैं, है ना, और प्रदर्शन करते हैं, है ना, वोट डालते हैं, ये सब तो लोगों का पार्टिसिपेशन हो गया। और झगड़ों के लिए झगड़ों को सुलझाते हैं, समानता और न्याय, ये सब हमारे डेमोक्रेसी के मुख्य तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट अबाउट वन गवर्नमेंट स्कीम इन योर एरिया। कि आप अपने एरिया में एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पता लगाइए। व्हाट डज दिस स्कीम डू? ये स्कीम क्या करती है, भाई किस लिए बनाई गई है? एंड whom इज दिस स्कीम सेट अप टू बेनिफिट? और इस स्कीम का बेनिफिट किन लोगों के लिए है? तो बेटा जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक गवर्नमेंट स्कीम का नेम, तो वो क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। क्या है वो? सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम SSA भी कहते हैं। ठीक है, आगे है व्हाट डज दिस स्कीम डू? ये स्कीम क्या करती है? दिस स्कीम प्रोवाइड एजुकेशन टू दोज चिल्ड्रन, ये स्कीम उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है हु डू नॉट ज्वाइन स्कूल, जो कि स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकते, फॉर वन और द अदर रीजन, किसी एक या फिर अन्य किसी और कारण से। मतलब यदि वो गरीब है या उन्हें पेरेंट्स नहीं भेज रहे, पेरेंट्स ने यदि उन्हें काम पर लगाया है, या कुछ भी रीजन हो सकता है, यदि वो बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। दिस स्कीम इज सेटअप टू बेनिफिट दलित चिल्ड्रन मोस्टली, ये जो स्कीम है
दलित बच्चों के लिए बनाई गई है। मतलब इस जो स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा होगा वो दलित स्टूडेंट्स को होगा। क्वेश्चन नंबर 14, रीड आर्टिकल 15 की अनुच्छेद 15 को पढ़िए एंड स्टेट टू वेज, और ऐसे दो तरीके बताइए इन विच दिस आर्टिकल एड्रेस इनइक्वालिटी, जिसके द्वारा जो ये आर्टिकल है वो इनइक्वालिटी यानी कि असमानता को दूर करता है, असमानता के बारे में बताता है। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटीज, कि जो आर्टिकल 15 है हमारे भारतीय संविधान में, प्रोहिबिट्स मतलब वो प्रतिबंध लगाता है डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव पर, एंड इनइक्वालिटीज और असमानताओं पर। कैसे वो देखिए। नंबर 1, इट अलाउज एक्सेस टू शॉप, पब्लिक प्लेसेस, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा टू ऑल, कि ये सभी लोगों को एलो करता है कि उन सभी लोगों की पहुंच होगी दुकानों तक, सभी पब्लिक प्लेस, चाहे वो होटल हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है ना, एंड रेस्टोरेंट एक्सेट्रा टू ऑल, सभी पीपल के लिए। पहले क्या था बेटे, जो नीची जाति के लोग थे उन्हें इन जगहों पर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इन सब जगहें उन लोगों के लिए ओपन कर दी हैं। नंबर 2, जनरल पब्लिक इज अलाउड टू यूज वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, मेंटेन होली और पार्टली स्टेट फंड। इसका मतलब यह है जो जनरल पब्लिक है, जो आम जनता है, इज अलाउड, उसे अनुमति है टू यूज वेल, कि वो कुओं का इस्तेमाल कर सकती है, टैंक्स का इस्तेमाल कर सकती है, बाथिंग घाट जो स्नाना घाट हैं उनका वो इस्तेमाल कर सकती है, जिन्हें मेंटेन किया है या तो उसका एक पार्ट या फिर वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट फंड के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें जनरल पब्लिक यूज कर सकती है। मतलब इसमें गवर्नमेंट ने सभी लोगों को इक्वल समझा है, उनके साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया। भारत का नागरिक हो कोई भी व्यक्ति जो है इन सब चीजों को यूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन व्हाट वेज was ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारी, कि किस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो अनुभव है वो अंसारी से मिलता है। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस was सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है वो अंसारी से मिलता है। ठीक है, सिमिलर इन टू दैट ऑफ द अंसारीज इन द फॉलोइंग वेज। Number 1, Om Prakash Valmiki was not allowed to sit with other students and was forced to swap the school, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को अलाउ नहीं किया गया कि वो दूसरे बच्चों के साथ बैठें और उन्हें मजबूर किया गया कि वो स्कूल की सफाई करें। मतलब वो जब छोटे थे ना बेटा, जब 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो टीचर ने, जो हेडमास्टर थे, उन्होंने फोर्स किया, उसे मजबूर किया कि पूरे स्कूल की सफाई करें। जब सब बच्चे पढ़ रहे थे तो ये सफाई कर रहे थे और उन्हें क्लास में दूसरे बच्चों के साथ भी नहीं बैठने दिया जाता था। ठीक है, वेयरएज जबकि द अंसारीज वर नॉट गिवन अ फ्लैट, जबकि अंसारी लोगों को फ्लैट नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, उनके धर्म के कारण। जो मकान मालकिन थी ना, उसने उन्हें फ्लैट देने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, उनके धर्म के कारण, क्योंकि बेटा ये मुस्लिम थे इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ। वाइल अंसारीज वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और जबकि अंसारी जो थे उनके साथ धर्म को लेकर भेदभाव हुआ। इस तरीके से इन दोनों के अनुभव एक दूसरे से मिलते हैं, असमानता को लेकर, भेदभाव को लेकर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल द पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि आप इससे क्या समझते हैं ऑल पर्सन्स, कि सभी लोग बराबर हैं, बिफोर द लॉ कानून के सामने, कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। इस सेंटेंस से आप क्या समझ रहे हैं? वाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, आप ये क्यों समझते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है? आंसर, बाय द टर्म ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ वी अंडरस्टैंड इक्वलिटी, कि जो सेंटेंस है कि सभी लोग कानून के समक्ष बराबर हैं, इससे हम समानता के बारे में समझते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। इक्वलिटी इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, समानता लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिकॉज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि जो लोकतंत्र है वो क्या है, लोगों की सरकार है। बाय द पीपल,
लोगों के द्वारा बनाई गई है, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए ही बनाई गई है। इफ पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यदि लोगों के साथ भेदभाव होता रहा उनकी कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, क्रीड के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, या फिर सेक्स के आधार पर, द डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव, तो जो लोकतंत्र है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मीन्स लोकतंत्र का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। यदि लोगों के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हम भेदभाव करते रहे तो क्या मतलब है डेमोक्रेसी का? डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, लोग समान ही नहीं रहेंगे इसके अंदर। ओके बेटा, यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए और उन्हें लर्न कीजिए।